नमस्कार, मैं बालकिशन धाकड़ और आप देख रहे हैं राजस्थान जी के ज्ञान। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ के बारे में, जिनका जन्म 1872 ईस्वी में देवपुरा नामक स्थान पर शाहपुरा रियासत में हुआ था, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह बारठ था, जो कि स्वयं भी एक लेखक और इतिहासकार थे। प्रारंभिक जीवन में केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ रियासत में काम किया था, जहाँ पर रहते हुए इन्होंने 1803 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा को उदयपुर में आमंत्रित किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक क्रांतिकारी थे, जिनको इन्होंने आमंत्रित किया था। इनकी इसी कारण से जो उस समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, विलियम कर्जन वायली ने मेवाड़ से इनको हटा दिया था, क्योंकि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे थे और अंग्रेज़ों को ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने इनको वहाँ से हटा दिया था। कालांतर में कोटा में जो कोटा के राजा थे, उन्हें 1900 ईस्वी में इन्हें आमंत्रित करते हैं और ये कोटा चले जाते हैं। वहाँ पर 1902 से 1907 ईस्वी तक ये सुपरिटेंडेंट के तौर पर काम करते हैं एथनोग्राफी में। जो एथनोग्राफी विभाग होता है उसमें काम करते हैं। उसके बाद ये रास बिहारी बोस के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांति के दल के उसमें शामिल हो जाते हैं, जो कि कांग्रेस का गर्म दल था। उसके बाद 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं, जो अभिनव भारत था, जो वीर सावरकर द्वारा जो गठित अभिनव भारत सभा थी, उसकी एक शाखा थी। इसमें इनका सहयोग अर्जुनलाल शेट्टी व गोपाल सिंह करवा करते हैं। इनके प्रमुख कार्य जो थे वो थे लड़ाकू समुदायों को देश प्रेम की भावना जागृत करना, अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करना, नवयुवकों में क्रांति लाना, धन इकट्ठा करना और रियासती सेना हुआ करती थी, जो उस टाइम पे राजा महाराजाओं की सेना हुई थी, उनमें क्रांति का बीजारोपण करना इनका कार्य हुआ करता था। क्योंकि ये धन इकट्ठा करने का काम करते थे, तो आगे चलकर ये एक महंत के हत्याकांड में शामिल होते हैं। और ये इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि 1912 में जो अंग्रेज़ों की एक CID थी, उनकी जो एक लिस्ट थी, नेशनल आर्काइव्स नाम से जो लिस्ट बनाई थी उन्होंने, जिसमें उन क्रांतिकारियों की सूची हुआ करती थी, इनको निगरानी में रखना होता है। तो उस सूची के अंदर जो पहला स्थान था वो था केसरी सिंह बारठ का। तो सोचिए आप कितने बड़े क्रांतिकारी रहे होंगे कि उनका नाम पहले स्थान पर आता था। ठीक है, चलिए। चूँकि इनका काम होता था धन इकट्ठा करना, क्रांति के लिए धन इकट्ठा करना, तो ये क्या करते थे कि जो आसपास के जो महंत वगैरह, जो साधु संत, जो पैसे वाले जो संस्थान चलाया करते थे, उनको लूटा करते थे। तो इन्होंने 1912 में क्या किया, कोटा में एक महंत को लूटा, प्यारेलाल हत्याकांड। प्यारेलाल नाम के महंत को लूटा। उसके बाद क्या हुआ, इनकी हत्या कर दी जाती है, महंत प्यारेलाल की हत्या कर दी जाती है, जिसमें 4 लोगों का नाम आता है, जिसमें केसरी सिंह बारठ, सोमदत्त लहरी और रामकरण और हीरालाल जलोरी, 4 लोगों का नाम आता है। बाद में उनको इसी आरोप में शाहपुरा के नाहर सिंह द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और 20 वर्षों की सज़ा सुनाई जाती है। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण सिंह, जो केसरी सिंह बारठ थे, सोमदत्त लहरी थे और रामकरण, इन तीनों को तो 20 साल की सज़ा होती है, जबकि हीरालाल जलोरी जो थे, इनको 7 साल की सज़ा होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि रामकरण जो थे, ये सरकारी गवाह बन जाते हैं बीच में, और इसके बाद फिर वापस से अपने बयान बदल देते हैं जब इनके बयान लिए जाते हैं। तो इसके बाद केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग बिहार की जेल में रखा जाता है, जो कि उस समय बिहार में हुआ करती थी, वर्तमान में झारखंड में है। और इसके बाद लगभग 7 साल की सज़ा काटने के बाद
1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है अमृतसर में, उसमें बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं वो प्रस्ताव रखते हैं कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। अब सोचिए कितने बड़े क्रांतिकारी थे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा इनको छुड़ाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो उसके बाद जब ये 1919 में रिहा हो जाते हैं और 1920 में क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल एजेंट थे शाहपुरा के, उनसे उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं। उत्तरदायी शासन का मांग इनसे मतलब था कि जो प्रजा है, प्रजा की सापेक्ष रूप से शासन में भागीदारी हो। तो इन्होंने उसके लिए क्या किया था, जो राजस्थान महासभा है उसकी मांग की थी, जो कि जिसमें 2 सदन होने चाहिए। पहला सदन भूस्वामी मंडल और दूसरा सदन सार्वजनिक प्रजा परिषद। तो इन्होंने 2 सदन वाली महासभा की मांग की थी, जिसमें भूस्वामी मंडल में जो सामंत राजा थे, उन जो लैंड लॉर्ड हुआ करते थे वो रहेंगे, और सार्वजनिक प्रजा परिषद में जो जनता के द्वारा चुने गए नेता वो रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं जमनालाल बजाज जो है। जमनालाल बजाज के कहने पर ये वर्धा महाराष्ट्र चले जाते हैं, और वर्धा महाराष्ट्र जाने के बाद इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है, और गांधी जी से मुलाकात करने के बाद ये कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था इन्होंने। इसके बाद विजय सिंह पथिक द्वारा संचालित जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र हैं, जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र हैं, उसके अंदर जो देखिए केसरी शब्द हैं, ये केसरी सिंह बारट के नाम से ही लिया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है केसरी कहाँ से लिया गया है, तो केसरी सिंह बारट के नाम से लिया गया है। इतने बड़े क्रांतिकारी थे तो इनसे प्रभावित हुए थे कहीं ना कहीं विजय सिंह पथिक। और राजस्थान सेवा संघ जो कि वर्धा में 1919 में स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने, और राजपूताना मध्य भारत जिसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी, उससे ये जुड़े रहे थे। उसके बाद जब ये जेल में रहते हैं, तो उस समय इन्होंने एक मार्शल आर्ट विकसित की थी जिसका नाम था काम फाई। ये मुख्य रूप से इटली की एक मार्शल आर्ट थी, जिसका इन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट विकसित की थी, वो थी कामवाई। इसका नाम था कामवाई। कवि के रूप में केसरी सिंह बारट की मुख्य भूमिका रहती है। चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 दोहे जो थे इनके द्वारा लिखे गए थे, जिनको सोरठे, जो केसरी सिंह बारट के सोरठे भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने जो 1903 में दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड कर्जन के समय, उसमें जो देसी रियासतों के राजा थे उनको आमंत्रित किया गया था कि आप आइए, आपको सम्मानित किया जाएगा, और उसमें कुछ शर्तें, कुछ बातें की जाएगी। तो उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो थे फतेह सिंह, वो वहाँ उपस्थित होने के लिए जा रहे थे। तो उस समय इन्होंने, जो केसरी सिंह बारट थे, इन्होंने सोचा कि अगर मेवाड़ के महाराणा ही इस तरीके से उसमें दिल्ली दरबार में शामिल होते हैं तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से लोगों को समझाए कि क्रांति के लिए फिर किस तरीके से लोगों को समझाया जाएगा। तो उन्होंने 13 दोहे लिखे थे, जिसमें उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि जो 13 दोहे थे उनको पढ़ने के बाद जो फतेह सिंह थे वो दिल्ली दरबार में गए तो थे, लेकिन वहाँ पर पेश नहीं हुए थे। ठीक है, और वहाँ से वापस लौट आए थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ दिल्ली दरबार तक गए और वहाँ पर बिना पेश हुए वापस आ गए थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। और हाँ, जो 13 दोहे थे, जो इन 13 दोहों को गोपाल सिंह खरवा जो थे उनके द्वारा फतेह सिंह तक पहुँचाया गया था। केसरी सिंह बारट की अन्य रचनाएं भी थी। प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र और रूठी रानी के ऊपर एक रचना थी। इसके बाद आते हैं अश्वघोष की एक किताब बुद्ध चरित्र।
जो कि मूल रूप से महात्मा बुद्ध के ऊपर संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। उसके बाद आते हैं मेजिनी की जीवनी। इसका भी इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था, जो कि इंग्लिश में थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी वीर सावरकर के द्वारा। इसके द्वारा लिखी गई थी वीर सावरकर के द्वारा। इसके बाद आते हैं कविराजा श्यामल दास की जीवनी इन्होंने लिखी थी। और 1903 में जो अक्षर का प्रारूप होता है उसके ऊपर इन्होंने शोध कार्य किया था। इन्होंने जो उच्च शिक्षा थी, राजा महाराजा के जो राजकुमार थे उनकी जो उच्च शिक्षा थी उनकी हिंदी में मांग की थी। और 1904 में इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि क्षत्रियों के लिए अलग से कॉलेज बनाया जाए, जिसमें अंग्रेज़ों की जो शिक्षा दी जा रही थी उस टाइम मेयो कॉलेज में, वो अंग्रेज़ों की शिक्षा न दी जाए और क्षत्रियों को अलग से हिंदी में शिक्षा दी जाए। उसके लिए इन्होंने 1904 में प्रस्ताव रखा था। और उसके बाद इन्होंने 1908 में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया था कि जो राजा महाराजा है उनके जो बच्चे हैं, जो राजकुमार हैं, उनको इंग्लैंड में शिक्षा के लिए ना भेजकर जापान में भेजा जाए, क्योंकि उस समय जापान आज़ाद हुआ था, या उस समय जापान में जो क्रांतिकारी भावनाएं थी वो भड़क रही थी। तो इन्होंने सोचा कि अगर राजा महाराजाओं के बच्चों को भी वहाँ भेजा जाएगा पढ़ाई के लिए तो उनमें क्रांति की भावना कहीं ना कहीं विकसित होगी। ठीक है। इसके बाद 1904 में इन्होंने छात्र शिक्षा परिषद की स्थापना की थी, जिसके तहत इन्होंने 2 हॉस्टल बनवाए थे। 2 हॉस्टल में से एक जोधपुर में था और एक कोटा में था। जो 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 हॉस्टल था उसको नारायण सिंह नामक व्यक्ति संभाला करते थे, और जो जोधपुर में हॉस्टल था उसको सोमदत्त लहरी नामक व्यक्ति संभाला करते थे। तो ये नाम याद रखने हैं, वापस से बोल रहा हूँ। कोटा का हॉस्टल नारायण सिंह द्वारा संभाला जाता था और जोधपुर का हॉस्टल सोमदत्त लहरी द्वारा संभाला जाता था। इसके बाद आते हैं इनके जो पिता थे, उनका मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पिता का नाम कृष्ण सिंह था और ये भी एक लेखक थे। इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था राजपूताने का अपूर्व इतिहास, और एक पुस्तकालय की स्थापना की थी जिसका नाम था कृष्णवाणी विलास। केसरी सिंह बारट की जो पत्नी थी उनका नाम था माणिक्य कुंवर। और माणिक्य कुंवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज़ आए थे तो इनको कहा था कि आप अपने साथ कोई कीमती वस्तु या कोई सामान लेना चाहे तो ले सकती है। तो इसके बाद इन्होंने अपने ससुर कृष्ण सिंह बारट जो थे उनके द्वारा लिखित अपूर्व इतिहास को लिया था। और इसके बाद जो बूंदी के राजा थे उमेश सिंह, उनके द्वारा इनके लिए माणिक पैलेस की स्थापना की गई थी, या माणिक पैलेस बनवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनके भाई का नाम जोरावर सिंह बारट था, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। लॉर्ड होर्डिंग बम कांड जो कि 1912 में हुआ था, उसमें ये शामिल थे। निमेष हत्याकांड में शामिल थे, लेकिन कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे। और इनके पुत्र का नाम था केसरी सिंह बारट। इनके दामाद का नाम ईश्वरदान आशिया है, जो कि प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट के साथ में लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में शामिल थे। क्योंकि ये इनके दामाद थे और इनको भी इन्होंने क्रांतिकारी बना दिया था, इसलिए जो रास बिहारी बोस थे उन्होंने इनके बारे में कथन कहा था कि मैंने ऐसे बहुत से क्रांतिकारी देखे हैं जिन्होंने अपने बेटों को क्रांतिकारी बनाया है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा क्रांतिकारी नहीं देखा जिसने अपने दामाद को क्रांतिकारी बना दिया हो। तो ये कथन रास बिहारी बोस ने इनके लिए कहा था। और अंत में आते हैं इनकी पोती जो थी नगेंद्र बाला, वो कोटा की जिला प्रमुख बनती है आगे चलकर। और राजस्थान की पहली जो जिला प्रमुख थी, राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख थी, फर्स्ट महिला जिला प्रमुख जो थी वो यही थी। ठीक है, तो ये था केसरी सिंह बारट का जीवन परिचय। और केसरी सिंह बारट के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। और थैंक यू।
धन्यवाद।